देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, हम देख रहे हैं एक तरफ के मरीम नवाज साहिबा जो है वो बन चुकी हैं वजीर आला पंजाब, और बनने के बाद जी साफ सुथरे पंजाब के हवाले से उन्होंने आज से सदारत इजलास भी किया है। सूबे भर में गलियों की मरम्मती प्रोजेक्ट का ऐलान भी किया है। कसूर और शेखोपुरा के हुकाम की मुलाकात भी हुई है उनसे, और ये सारे मामलात इस वक्त चल रहे हैं। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट चाहती है असेंबलियां और लोग उनके मुताबिक हों, इससे मुल्क नहीं चलेगा। साथ ही जी जहां एक तरफ ये मामला है, वहीं पे आरिफ अलवी कहते हैं कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इस हुकूमत का सदर को जवाब सामने आया है, और इसके बाद जो है सदर से आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं, मामूल का नहीं, गैर मामूली इजलास आईनी तकाजा है। साथ ही जी 190 मिलियन पाउंड केस में एक तरफ खान साहब और बुशरा बीवी पर फर्द जुर्म आयद हो गया है, तो दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी नहीं हो सका है। इसके अलावा जी पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में पंजाब काबीना में शामिल होने जा रही है, और एक तरफ जहां ये हो रहा है, वहीं पे बिलावल कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी पर असेंबली तोड़ने और इजलास ना बुलाने के 2 मुकदमात जो है दाखिल होंगे। तो ये सारी सूरत हाल है जी जिसके ऊपर मामला है। और इसी सब पर जी आज बात भी करेंगे। पीपल्स पार्टी भी शामिल हो रही है, पीएमएल काफ भी शामिल हो रही है, आईपीपी भी शामिल हो रही है पंजाब की काबीना में, जराए ये अब तक बता रहे हैं। और इस वक्त तगोदो जारी है कि जी कौन कौन काबीना का हिस्सा बनेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जाहिर सी बात है पंजाब कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, इसकी भी बहुत अहम जिम्मेदारी है। और आज सिंध में भी जी गवर्नर हाउस में जो है यहाँ के सूबे के वजीर आला सिंध ने भी अपना हल्फ उठा लिया है। दोबारा से मुराद अली शाह साहब ने तीसरी मरतबा जी इस सूबे के वजीर आला बन चुके हैं, और सूबे सिंध के लोगों की तकदीर उनके हाथ में दे दी गई है एक दफ़ा फिर। और अब देखना ही है कि इस दफ़ा भी कोई काम होता है नहीं होता, पीपल्स पार्टी कितना डिलीवर करेगी नहीं करेगी, क्या करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये थर्ड टेन्योर होगा मुसलसल के जी। मुराद अली शाह साहब जो है वो यहाँ पर क्या परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मुसलसल हमने देखा है कि बगैर किसी रुकावट के पीपल्स पार्टी को इस सूबे में मुसलसल हुकूमत मिल रही है। और लोग कहते हैं कि अगर इतनी हुकूमत मिल जाए, यानी कि मोर देन अ डेकेड अगर हुकूमत मिल जाए, तो वहाँ तो लोग बहुत कुछ बदल देते हैं। तो जो माशी सूरत हाल है यहाँ पे, जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है, यानी कि कराची क्योंकि सूबा सिंध का हिस्सा है और कराची से पूरी मईशत चलती है, कारोबारी निज़ाम सारा यहाँ पर है, कारोबार यहाँ पर है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं सारे। तो और कहा भी यही जाता है कि कराची जो है वो मईशत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है पूरे पाकिस्तान की। तो क्या इस सूबे के हवाले से जो बुनियादी मसाइल हैं, जो कचरे का मामला है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, जो सेवरेज का मामला है और दीगर मसाइल हैं, क्या वो हल हो सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब जी इसी सब पर जी बात करेंगे। और अच्छा, आज एक चीज़ और भी बड़ी अहम है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, और वो ये कि चूँकि इस वक्त हमें मालूम है कि 14 घंटे से ज़ायद हो गए मुसलसल बारिश हो रही है गवादर में, और गवादर जो है वो इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल से में का शिकार हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि आपको मालूम है कि मौसमी तब्दीलियों के बाद जो है यहाँ बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची में भी परसों से बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, और वो उसी का शाखसाना है जो गवादर में हो रहा है। इसी तरह पिंडी में जी बहुत ज़्यादा जो है वो मौसम मुख्तलिफ हो चुका है। इस्लामाबाद में ठंड बढ़ चुकी है और बारिशों का एक नया स्पेल आने की बात हो रही है। तो ये जो मौसमी तब्दीली है जिसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं, खासतौर पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबलाइजेशन की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की जो हम बात करते हैं
हैं खासतौर पे, जिसका नतीजा हमने पिछले दिनों भी देखा है। तो जी गवादर की इस वक्त सूरत हाल इट्स नॉट दैट गुड, अच्छी नहीं बताई जा रही, बताया जा रहा है वहाँ से अच्छी खबरें नहीं आ रही इस वक्त कि जी मुसलसल बारिश चूँकि 14 घंटे से हो रही है तो ज़िंदगी शदीद मुतासर है, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए और बिजली का निज़ाम भी बुरी तरीके से मुतासर हुआ हुआ है। सो वी प्रे फॉर द पीपल ऑफ गवादर, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है कराची से, जिसकी वजह से वो जो हवाओं का सिस्टम और जो बारिशों का सिस्टम है वो कराची में भी दाखिल हो गया है। और हम कल से उसमें देख रहे हैं कि जो बहुत तेज़ झक्कड़ के साथ जो हवाएं चल रही हैं और मट्टी और ये सारी चीज़ें गर्द और बारिश हो रही है, तो ये सारा है। तो जहाँ पर एक तरफ मौसम अपनी जो है वो आबोताब के साथ दिखा रहा है अपने शाहकार, वहीं पे सियासी मंजरनामे पे भी जी दूसरी जानिब सब हैं लड़ने के लिए तैयार। तो इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जी मैं जाऊंगी अपने मेहमानों की तरफ, लेकिन यहाँ मैंने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक भी के लिए भी जाना है जी, तो एक ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ, हमने कहीं जाना। स्टे ट्यून। वेलकम बैक जी। जुल्फ़िकार अली बदर साहब की तरफ जाऊंगी सबसे पहले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। जुल्फ़िकार, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जुल्फ़िकार बताइएगा, हम सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो दूसरे मरहले में पंजाब काबीना में शामिल होने जा रही है और 3 वजारतों दिए जाने का जो इम्कान है हमारे ज़राए बता रहे हैं। कौन कौन सी वजारतें ले रहे हैं और कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं जिनको वजारतें मिलेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा आपका, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये चीज़ डिसाइड करेगी ये कि अब हमने काबीना का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। ये जो अभी मीडिया पे खबरें हैं ये क्या सराइयाँ हैं, अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ आज तक की डेट में कि हम पंजाब काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हो। और जब कोई ऐसा डिसीजन होगा तो पार्टी लीडरशिप खुद उस बारे में इन्फॉर्म करेगी। तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे होगा तो हम आपको इंशाल्लाह जो लोग वजीर बनेंगे और जो उनको पोर्टफोलियो मिलेंगे उसके बारे में भी आगाही देंगे। लेकिन कोई तो नाम आपको पता ही होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, आप तो तर्जुमान हैं, आपकी नॉलेज में तो सब कुछ होता है जुल्फ़िकार। मैंने आपको कहा कि अभी तक लीडरशिप ने पंजाब काबीना के अंदर या कैबिनेट का हिस्सा बनने के अभी तक कोई डिसीजन नहीं किया। जैसे ही कोई डिसीजन होगा लीडरशिप खुद उस बारे में इन्फॉर्म करेगी और किस किस को बनाना है, कौन कौन कैबिनेट में जाएगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। जब वो चीज डिसाइड होगी कि हमने कैबिनेट का हिस्सा बनना है, उस टाइम पर लीडरशिप खुद वो चीज डिसाइड कर लेगी कि किसको हिस्सा बनाना है किसको नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइएगा कि बिलावल साहब आज कह रहे हैं कि सदर के ऊपर असेंबली तोड़ने और इजलास ना बुलाने के 2 मुकदमात होंगे। क्या मतलब है? आप लोग क्या आरिफ अलवी साहब के उतरते ही उनके ऊपर कोर्ट केसेस चलाएंगे? देखिए, असल बात यह है कि आइन शिकनी के ऊपर केस तो बनता है ना। एक वो कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था कौमी असम्बली के अंदर, और उस टाइम पे इमरान खान साहब ने एक समरी भेज दी प्रेसिडेंट को जिसके ऊपर असम्बलियों को तोड़ के लिख दिया गया। और प्रेसिडेंट ने भी प्रेसिडेंट की सोच समझ चेक करें कि प्रेसिडेंट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन है कौमी असम्बली के अंदर, उधर इमरान खान साहब असम्बली तोड़ते हैं, उधर वो असम्बली तोड़ने की समरी को अप्रूव कर देते हैं। तो ये आइन शिकनी नहीं तो क्या है? एक तो पहली चीज, असेंबली और तोड़ना जो दूसरी, है वो आइन के तहत है या गैर आइनी है? असम्बली तोड़ना आइन के तहत है, लेकिन जब आइन ये कहता है कि जब कौमी असम्बली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल हो गया हो तो अब आप असम्बलियां नहीं तोड़ सकते, तो उस वक्त की आइन शिकनी की है प्रेसिडेंट ने। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जो भी पार्लियामान में हो रहा है वो आईनी और कानूनी है, जिसके ऊपर पीटीआई यही कहती रही कि जी वो गैर कानूनी है। अब आप लोग भी जो उन्होंने आइन और कानून को रखते हुए फैसले किए उस पर अब आप लोग कह रहे हैं कि ये जो आइन शिकनी है। तो अब ये बताइए कि आखिरकार ये कोर्ट सिर्फ यही करती रहेंगी इस मुल्क के अंदर और लोग यही देखते रहेंगे? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आगे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ा जाएगा अगर यही सब कुछ चलता रहा तो? फिर इतने महंगे इलेक्शंस में क्यों गए हम? फिर वही अगर सिचुएशन बन रही है तो इस मुल्क में एक दफा जिसने आइन शिकनी की है ना, उन सबको एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए, ये मुल्क आगे चल पड़ेगा। उसके अंदर
जो कोई भी इन्वॉल्व है उसको एग्जाम्पल इसकी बनाना चाहिए। डेफिनेशन आखिर तो कौन ये सेट मुल्क करेगा? क्योंकि आप लोग की डेफिनेशन अलग है आइन और कानून को देखते हुए, उनकी डेफिनेशन अलग है। सबने अपनी अपनी मर्जी का आइन पकड़ लिया है और उसके ऊपर सेलेक्टिवली बात हो रही है, कोई ओवरऑल बात नहीं आइन कर रहा। जी, रिदा, आइन एक ही है और जो लिखा हुआ आइन में वो भी एक ही है। लेकिन उसकी तशरीह उस हर बंदा आइन अपनी की मर्जी से कर रहा है, कोर्ट्स अलग कर रही बंदों है, के हर बंदे सियासी जमात बंदे अपनी कर रही है। बंदों के या किसी के करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट द कोर्ट डिसाइड, उसकी अब देखिए ना, इंटरप्रिटेशन 90 दिन कोर्ट करे। में इलेक्शन नहीं हुए, दो हुकूमतें टूट गई, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, क्या ये आइन चिकनी नहीं है? तो ये कोर्ट के ऑर्डर से नहीं हुए। कोर्ट अगर ऑर्डर कर देती कि कराओ और उसके बाद ना कराते तो फिर आइन चिकनी थी ना। कोर्ट ने क्यों ऑर्डर नहीं किया? किसने ऑर्डर नहीं किया? मैंने तो कहा है कि मैं किसी का नाम लिए बगैर बात कर रहा हूं कि जिसने आइन चिकनी की है एक दफा एग्जाम्पल सेट कर देनी चाहिए। सब ये पाकिस्तान ऐसे आगे चल पड़ेगा जैसे आप सोच भी नहीं सकती। ठीक है, सरदार अब्दुल रहमान खितरान साहब की तरफ जाऊंगी। सरदार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी रिदा, मुझे आवाज आ रही है। सरदार साहब, वेरी इंपॉर्टेंटली बिलावल साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया है। ऑफ कोर्स ही इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, तो उनकी बात जरूरी है जो बात उन्होंने की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आरिफ अलवी साहब पर मतलब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आरिफ अलवी साहब पर असेंबली तोड़ने और इजलास ना बुलाने के 2 मुकदमात होंगे। सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो उम्मीद ना रखें कि कोई इदारा करेगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर इन्हीं लड़ाई झगड़ों में आप लोग आगे चलेंगे तो फिर कैसे हालात और मामला तय पाएंगे? जबकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी असेंबलियां और लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उनके मुताबिक चले, इनसे मुल्क नहीं चलेगा। हमारी पोजीशन वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं हो जाए, सदर के जो इलेक्शन उसके लिए भी वोट, इंतखाब है उसके लिए भी वोट नहीं देंगे। अब ये देखें ना, एक कॉन्ट्राडिक्टरी वाली सिचुएशन, एजिटेशन की तरफ हम अगेन जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जहां हमें पता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमने इतने महंगे इलेक्शंस करवाए हैं, सब कुछ करवाया है, तो बीइंग सरबराह होने के जो हुकूमती सियासी जमातें हैं, अगर वो इस तरह स्टैंड ले लेंगी और एक स्टांस पे खड़ी हो जाएंगी, तो फिर किस तरह से ऑपोजिशन और हुकूमत मिल के चलेगी आगे? जी सरदार साहब। शुक्रिया रिदा। ऐसा है कि ये हमारे साथी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो ये वो बैसियत पार्टी के सरबराह के, वो पीपल्स पार्टी के हिसाब से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हमारा अपनी पॉलिसी है, उनकी अपनी पॉलिसी है। देखें, डे 1 से हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने ओपनली कहा कि जी हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है, ना हमारे कोई जाती इख्तलाफात हैं। सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी हर एक का अपना वो तरीकाकार होता है, अपना एक स्लोगन होता है, अपना एक जो भी आप उसको समझे। तो हमारी पार्टी पॉलिसी ये है कि हम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमने इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, और जो चैलेंजेस दरपेश हैं हमने उनका मुकाबला करना है। तो हम चाहते हैं कि सब कंधा से कंधा मिला ले। अब इलेक्शन हो गए, अच्छे हैं बुरे हैं, हम अगर इस चीज में पड़े रहेंगे और हम ये कहते रहेंगे कि जी केसेस बनाओ, फलान करो, ये चीजें जो है ना, ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं। तो हमारी स्टेट अवे पॉलिसी ये है कि सदर साहब को अपने आईनी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए था। जब उसको एक समरी गई है, वो जिम्मेदारी यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की बनती है कि उन्होंने समरी एक भेजी है, तो ये उनका आईनी फर्ज था और है। तो अब वो समरी रख के बैठे। इसी तरीके से पहले भी इन्होंने, जब असम्बलियां तोड़ी गई थी उस वक्त भी यही सिलसिला किया था। तो सदर, ये देखें, एक मुल्क की आप समझे कि एक वो मैं उसको क्या नाम दूं कि वो आईनी सरबराह है, तो उसको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बल्कि पार्टी से हट के वो गैर जानिबदार हो जाता है। सदर होता है या गवर्नर होता है या स्पीकर होता है, जब वो मसनद पे बैठ जाते हैं तो वो गैर जानिबदार हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जमहूरियत चले, हम एक दूसरे की टांग ना खींचे कि जी मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे।
देखिए मौलाना साहब के पास जितनी भी सीटें हैं वो अपनी जगह पे हैं, हम उसके वजूद को तस्लीम करते हैं, लेकिन सदारती इलेक्शन का शेड्यूल आ रहा है, आ गया है, सिलसिला है। आज तो सदारती इलेक्शन का भी शेड्यूल अभी थोड़ी देर पहले उसने दे दिया है। तो ये चीजें गलत हैं, हमारी पार्टी इनको गलत समझती है। अब देखिए कमिश्नर वाला इशू बना। मैं 3 दिन पहले लाहौर में था, मैं वहां पे एक जगह बैठा हुआ था, तो कमिश्नर साहब का 4 कनाल का डिफेंस फेज 6 है या पता नहीं फेज 8 में 4 कनाल का घर बन रहा है, जिसमें टाइल आप रोबोटो पता नहीं कवाली है क्या 38,000 रुपए पर मीटर होता है, वो टाइलें लग रही हैं तो करोड़ों, मतलब 40 करोड़ 50 करोड़। तो ये अब ये कहाँ से कमिश्नर साहब के पास आ गया है, उसकी कौन सी जो है ना जमीनें हैं, कौन सा वो इतना लैंडलॉर्ड है। तो ये चीजें गलत हैं कि आज वो खुद पछता रहा है, अब वो फेस कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जमहूरियत का पहिया चले जिस तरीके से भी है। इस 5 साल में हमारी और पीपल पार्टी की हुकूमत है, इसमें हम दूसरे साथियों पार्टियों को भी साथ लेके चलना चाहते हैं ताकि इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो और कंधे से कंधा मिला लें। तो हमारी स्टेट वे पॉलिसी है। अब बिलावल साहब अगर कोई बयान देते हैं तो वो हमसे कंसर्न नहीं है या हमारे अल्फाज वो तो नहीं दोहराते, वो उनकी अपनी एक पॉलिसी है, उनका अपना एक सिलसिला है। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि एमक्यूएम के साथ आपके क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? वो भी बड़े नाराज और नालायं, वो तो कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात के लिए जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, और सूरत हाल बड़ी गंभीर है उधर भी आप लोग की बन रही। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नंबर गेम पूरे, एमक्यूएम की जरूरत नहीं है क्या? देखिए जहां तक हमारी गवर्नमेंट मरकजी हुकूमत का सवाल है, हमने तो ओपनली, मैंने अभी आपको कहा कि हमारी डे 1 से पॉलिसी ये है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब एमक्यूएम का जहां तक सवाल है, हमारी मरकजी क़यादत उनके साथ बातचीत कर रही है, उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, कराची लेवल पे उनकी पास सीटें हैं, हम समझते हैं कि हम उनको साथ लेके चले। अगर कोई नहीं आना चाहता है तो हम जबरदस्ती तो किसी को नहीं ला सकते, हम एक हद तक जा सकते हैं, क्योंकि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग की जॉइंट गवर्नमेंट है जिसमें हम बाकी साथियों को भी, बाकी पार्टियों को भी साथ ले रहे हैं। तो हम किसी के वो सिलसिला खत्म करके किसी को तो आगे हम नहीं ला सकते। तो हम एमक्यूएम वालों से भी हमारी ये गुजारिश है कि इस मुल्क के वसीत मुफाद में प्लीज आए, मिल बैठ के, छोड़ दें कि आपको कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, छोड़ दें कि मिनिस्ट्री मिलती है या नहीं मिलती। एक ही आपका टारगेट हो कि हमने इस मुल्क को कर्जों से निजात दिलानी है, इसको तरक्की की राह पे गामजन करना है, और जमहूरियत को इतना हमने मजबूत करना है कि आइंदा हमें कोई खदशात ना रहे। खामियां हर चीज में, एक घर में भी बहुत सारी वो खामियां होती हैं, लेकिन हम कहें कि घर को तोड़ के फिर नए सिरे से, तो वो खामियां तो खत्म नहीं होंगी। चलने दे, गाड़ी है, गाड़ी जब तक चलेगी नहीं तो पता नहीं लगेगा कि इसके कौन से टायर में हवा कम है, इंजन में क्या आवाज है या सीटों में क्या पोजीशन है। गाड़ी चलने दें, गाड़ी चले, जो भी खामियां हैं उसको हम मिल के साथ हल करेंगे। हम कहते हैं वसी तर मुफाद इस पाकिस्तान के अवाम के और जमहूरियत के, हम हर तरीके से साथ चलने को तैयार है, तमाम पार्टियों के, हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। अच्छा जुल्फिकार अली बदर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जुल्फिकार साहब, क्या ये एक जराये से पता चल रही है, ये मेरे पास खबर आ रही है कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान के मैंडेट को ही जाली कह दिया है आप लोगों ने, मुस्लिम लीग नून उनको बता रही है, और जो है वो आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी यानी कि कह रही है कि उनका तो मैंडेट ही जाली है, उसको तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब नंबर्स पूरे हैं तो उनको लेने की जरूरत ही क्या है हुकूमत में? देखिए बात यह है कि ये हमारा वो नहीं है, इस्तकाक ये पीएमएलएन का है। अगर वो एमक्यूएम को लेना चाहते हैं तो लेट देम डिसाइड देयर ओन पार्टनर्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक सपोर्ट जो कर रही है वो सबके सामने है ताकि ये पार्लियामान का निज़ाम चले। हमें किसी के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है कि जो मर्जी पीएमएलएन किसी को साथ मिलाती है नहीं मिलाती, उन्होंने खुद देखना है। और पीपल्स पार्टी के जो नंबर हैं वो इतने हैं कि पीएमएलएन अगर किसी को लिए बगैर हुकूमत बनाए तो पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है ताकि वो निज़ाम के अंदर चलें। बाकी ये पीएमएलएन के ऊपर है वो क्या करते हैं क्या नहीं। अच्छा, मतलब आप लोग की तरफ से ये बात नहीं हुई है एमक्यूएम के लिए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात ना हम करते हैं ना करेंगे। हमें किसी पार्टी। ठीक है, अहद अली शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी। अहद, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अहद,
वेरी इंपॉर्टेंट, आज बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं, ऑफ कोर्स पार्टी के एक चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब पर असेंबली तोड़ने इजलास ना बुलाने में के 2 मुकदमात होंगे। दूसरी तरफ वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब के वज़ीर आला वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने पर भी जो है वो एतराज़ात और चीज़ें चल रही हैं, जिस पर आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी मना किया जी कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। फिर तैमूर झागरा साहब के हवाले से भी बात आ रही है कि उनको भी वही पोर्टफोलियो मिल रहा है, तो आईएमएफ को खत पहले उन्होंने ही लिखा था कहने पे खान साहब के। तो ये जो आपके ऊपर बंदूकों के सारे वापस से रुख हो चुके हैं, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहेगी? इस पे हमारा एक ही स्टांस है कि जो सदर पाकिस्तान ने जो भी इक़दाम उठाया है वो बिल्कुल कानूनी उठाया है, क्योंकि इस टाइम असेंबली में कोरम पूरा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, हम सब ने मिलकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन किया है। अब ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है कि जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं वो हमें मिलें। तो जब तक हमें वो सीट्स नहीं मिलती, जब तक असेंबली का कोरम पूरा नहीं होता, तो तब तक तो इजलास हो ही नहीं सकता। तो ये तो कोई गैर कानूनी का सदर पाकिस्तान ने नहीं किया। जो ये लोग इतना माइंड कर रहे हैं, इतना इनको वो हो रहा है, शिकवा हो रहा है, इस पे इनको क्या जल्दी है? अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन आपको आज भी, वो तो इजलास ख़त्म हो गया बगैर किसी नतीजे पे पहुंचे हुए, और आज भी फैसला नहीं हो सका है, तो कल का बीच में आखिरी दिन है, क्योंकि परसों तो इजलास कॉल कर लिया गया है। तो फिर देखें, जब ये कह रहे हैं कि जब ये सदर पाकिस्तान पे 2 मुकदमे करते हैं, तो फिर ये 3 मुकदमे कर लें। एक मुकदमा फिर ये इलेक्शन कमीशन पे भी कर ले कि फिर इंसाफ पूरा हो जाए। ठीक है जी। जुल्फिकार अली साहब, अभी आप बात कर रहे थे आइन की और कानून की, और बिलावल साहब भी आइन और कानून की बातें कर रहे हैं, तो फिर अब ये बताइए ना कि जब मखसूस नशिस्तें ही नहीं मिली हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला ही नहीं आया है, कोरम पूरा ही नहीं है, तो किस तरह से बुला लिया जाए इजलास? जी जुल्फिकार अली कानूनी साहब। पहलू जो है जी, कानूनी पहलू ये है इसके अंदर, जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। वो भी तो कानूनी पहलू देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि हर शख्स अपने अपने मतलब का आइन और कानून की बात कर रहा है, फिर इस तरह तो अगर आप लोग कहेंगे तो जी नहीं, आप अपने मतलब की, फिर वो भी बात ला रहे हैं। आइन और कानून की बात नहीं कर रहा। हाँ। मेरी बात सुने ना, जी, जी। हर शख्स अपने मतलब की बात कर रहा है, आइन और कानून की बात नहीं कर रहा। जब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी मांगे जाते हैं, उसी टाइम पॉलिटिकल पार्टी से रिजर्व सीट्स के लिए और माइनॉरिटीज के लिए भी जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए जाते हैं। और जिन लोगों को रिजर्व सीट्स के ऊपर पार्टी नॉमिनेट करती है, उनको एक लेटर लिखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उस लेटर के साथ आपकी नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन लोगों के कागजात एक्सेप्ट करता है। उस वक्त पे चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पार्टी नहीं थी, और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नल एंड वॉइड कर दिया था उसके इलेक्शन को, तो दे वर नॉट अ रजिस्टर्ड पार्टी। तो उसकी वजह से उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो जमा नहीं हो सके, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इन्होंने इलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग की है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उस वक्त पे कोई रिजर्व सीटों के अपने लोगों के नॉमिनेशन पेपर खवातीन के या मिनॉरिटीज के जमा करवाए हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इज बाउंड टू गिव देम दोज रिजर्व सीट्स। लेकिन उस टाइम पे अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उसके अंदर किसी ने रिजर्व सीट के कागज जमा नहीं करवाए हुए, तो आज जो मर्जी कर लें, सीधे हो जाए, उल्टे हो जाए, या जो मर्जी आइन और कानून की किताबों को पकड़ के बोल दें अपनी मर्जी से। आइन और कानून की किताब यही कहती है, इलेक्शन ईसीपी के रूल्स यही कहते हैं कि अब किसी को भी इजाजत नहीं है। हाँ, कल को सुप्रीम कोर्ट को इजाजत दे दे, ईसीपी किसी को इजाजत दे दे कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब दोबारा से रिजर्व सीट्स के लिए कागज जमा करा दें, वो एक फर्क चीज है, मैं इस चीज को रूल आउट नहीं कह सकता। बट कानून के अंदर जो डेट गुजर गई हुई है इलेक्शन के कागजात नामजदगी जमा कराने की, उसके बाद आज तक की डेट में और ये ईसीपी के नॉमिनेट करने के ऊपर कि कौन रिजर्व सीट पे इलेक्ट होगा कौन नहीं होगा, उसके बाद कोई शख्स आजाद हैसियत में नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करा सकता था। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नॉमिनेट किया गया पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, सिर्फ उन्हीं लोगों को इलेक्ट किया गया है और उन्हीं के नंबर पूरे हुए हैं। अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या को पीटीआई है या आजाद है, ये अब जो मर्जी बात कर ले, आइन और कानून पे इनकी बात पूरी नहीं होती।
बाकी ख्वाहिशात के ऊपर जो है, ख्वाहिशात का कोई रोक टोक नहीं कर सकते। स्काई इज द लिमिट। और सियासत और आइन और कानून ख्वाहिशात का खेल नहीं है। ये पढ़ी लिखी बात है, पढ़ी लिखी चीजें हैं, और उसको पढ़े लिखे तरीके से ही पूरा किया जाएगा। और आप ही जितनी मर्जी बात कर लें कि कोरम पूरा नहीं हुआ, ये सुनी सुनाई बातों पे बात ना किया करें। आप जरा थोड़ा सा आइन और कानून के ऊपर फोकस करें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज बाउंड टू कॉल द सेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अगर वो नहीं करेगा, वो मुमलिकत पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट है। He is bound to call the session of National Assembly within 14 days। 17 तारीख का लेटर 17 जनवरी का भेजा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वो समरी फॉरवर्ड हो गई है। तो उनको ये 14 दिन के अंदर बुलाना है। अगर वो नहीं बुलाएंगे तो स्पीकर बुला लेगा। तो ये आइन और कानून कहता है, इसी को फॉलो करना है। मेरी अपनी, आपकी या किसी और की कोई मर्जी शामिल नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कोई बात करके ख्वाहिशात का इजहार कर दें और हम के आइन और कानून ये कहता है। आइन और कानून जो कहता है वो लिखा पड़ा है, ना मैं उसको तब्दील कर सकता हूं, ना आप, ना कोई और। तो इस चीज को हमें फॉलो करना है प्लीज। ठीक है जी। अब अहद अली शाह साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। तो आपने पहले क्या नहीं करवाई थी अपनी रिजर्व सीट्स की जो है इंकल्जन, और जो इसके बाद जिस तरह से बात हो रही है तो आप वो कह रहे हैं कि आईनी और कानूनी जो पूरे पहलू हैं उनको पूरा नहीं किया गया था। देखें, जो बात हम कर रहे हैं, ठीक है, उस आपको तो पता है कि इन्होंने जो पहले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया, ठीक है, तो उस वक्त तो आइन और कानून को तो कोई फॉलो नहीं किया गया। उस टाइम सेम एनपी का भी सेम केस था, उनको जुर्माना कर दिया गया और हमसे हमारा इंतखाबी निशान ले लिया गया, हमारी पार्टी को मैंने इनवाइट कर दिया गया, ठीक है। अब जब के हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हम शामिल हो चुके हैं, ठीक है, तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से हमारा ये हक बनता है, ठीक है, हमारा इन्हीं हक बनता है कि हम जितनी भी हमारी रिजर्व सीट्स हैं वो हम क्लेम करें, और ये हमारा हक है और ये हम हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये हमारा मुल्क है, हमारा कानून है, हमारे इदारे हैं, ये हमारा हक है और हम ये हक इनसे मांगेंगे, और अगर ना दिया तो फिर हम कोई और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। और जो जहाँ तक बात रही इजलास की, तो वो तो जो भी कानून कहता है वो उसी कानून के तहत ही होगा। उसमें ना मेरी मर्जी चल रही है, ना सदर साहब की मर्जी चल रही है, ना इनकी मर्जी चल रही है। तो हम तो कोई कानून से हट के बात नहीं कर रहे, हम तो, हमारा एक राइट है, हमारा जमहूरी हक है। तो मैं तो कहता हूँ कि इन भाइयों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ये भी हमारे साथ खड़े हों इन बातों में, ये भी हमारे हक की बात करें, क्योंकि ये तो सबका एक जमहूरी हक है। आज ये बात हम पे आई है, कल ये बात इन पे आएगी। तो इनको अगर कोई किसी बात का इल्म नहीं है जो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जो इस मुल्क की आवाम के साथ हुआ, तो मैं कहता हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। ये हमारा जमहूरी हक है, हम अपना जंग, हम अपना मुकदमा हम लड़ेंगे, हमें जिस फोरम तक जाना पड़े हम जाएंगे। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ यहाँ जारी है। मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है हुकूमतों की फॉर्मेशन हो रही है और इजलासों पे इजलास बुलाए जा रहे हैं और काबीना भी बनने जा रही हैं। इसी सूरत हाल में जी क्या हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके, क्योंकि जो माशी मामलात हैं वो हल नहीं हो सकेंगे तब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, इसी पे मैं बात करूंगी। सरदार साहब आपकी तरफ आऊंगी। सरदार साहब को आवाज आ रही है मेरी? जी रिदा आ रही है। अच्छा सरदार साहब, एक चीज तो मैं आपसे, जी बिल्कुल आ रही है, एक चीज और भी मैं उस पर भी मैं चाहूंगी कि कमेंट कर दें। जैसे तब आप हुकूमत में बनाने जा रहे हैं हर मेजर सूबों में भी, और गवादर का भी मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं पिछले 14 घंटे से जायद हो गए मुसलसल बारिश से गवादर जो है वो इस वक्त डूब गया है। शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि जो एक तरफ हवाएं और मौसमियाती तब्दीली आई है, तो ये गवादर की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं और इसके लिए ख़ासतौर पे अब क्या इक़दाम होंगे जब नई हुकूमत बनेगी? तो ऐसा है, ये कुदरती आफात हैं, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये अल्लाह ताला के अपने एक निज़ाम है, उसके तहत कहीं पे बारिश, कहीं पे बर्फबारी। कल मैं सफ़र कर रहा था, इतनी ज़बरदस्त रास्ते में स्नोफॉल थी कि मुझे वो आपका फ्रांस का वो क्या कहते हैं, वो मुझे याद आ गया, जो टॉप ऑफ द यूरोप है। तो तरीके से मैंने उसकी वीडियो भी बनाई।
तो अच्छा। ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं। इस वक्त हमारा पीडीएम में अलर्ट है और इंशाल्लाह अब जैसे ही ये सिलसिला रुकता है तो इंशाल्लाह हम रिहेबिलिटेशन भी करेंगे। नई आने वाली हुकूमत इन चीज़ों पर पिछले साल जब ये सैलाब आए थे भी हमने इंशाल्लाह हर तरीके से मियां शहबाज शरीफ तो खुद लॉन्ग शूज पहन के इन जगहों पे फिरते रहे जहाँ जहाँ सैलाब आए हुए थे। तो इंशाल्लाह इसमें कोई कोताही नहीं होगी, बल्कि आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी कुदरती आफात जो है ना इस मुल्क से दूर फरमावे, ताकि ये मुल्क जो है ना इनके लोग परेशानी से बच जाएं और तरक्की की राह पे गामजन हो। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें कोई कोताही ना, इस वक्त जो 2-4 दिन निगरान हुकूमत के हैं ये कोई कोताही करेगी ना, आने वाली हुकूमत जो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सूबे में बन रही है वो जी। कोई कोताही करेगी। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा मुझे सरदार साहब के, चलेंगे मामलात हैं सदर के हवाले से भी अभी आपने बताया कि आप तो सबको साथ लेके चलेंगे। हैविंग सेड दैट, जब हाँ सबको साथ लेने की चलने की बात हो रही है, वहीं पे मौलाना साहब का भी स्टेटमेंट आपने आज सुना है और वो भी बड़े दबंग अंदाज में बोल रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे और हमारी पोजीशन भी वाजे है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सदर के इंतखाबात में भी वोट नहीं डालेंगे। तो ये सारे मामलात हैं और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि जी इलेक्शन मुहिम में आवाम को पता चल जाता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अगर पीटीआई जीती है तो उनको हुकूमत है, अगर उनकी मुदाखलत है तो आइंदा इलेक्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा पार्लिमानी निज़ाम जारी रहेगा। तो क्या मौलाना साहब को भी बनाएंगे? कोई मौलाना साहब को मनाने के भी तरीक़ेकार पे बात हो रही है? जी रिदा, बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बल्कि मैंने 2 रातें पहले ख्वाब देखा कि मौलाना हमारे शाना बशाना चलेंगे इस जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जब आप आएंगी तो मौलाना साहब हमारे साथ होंगे और उनकी पार्टी हमारे साथ होगी, सूबे में भी और मरकज में भी इंशाल्लाह। मौलाना साहब कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारे पुराने साथी हैं और वो समझते हैं, वो जमहूरियत की वो क्या कहते हैं नब्ज़ को अच्छी तरह समझते हैं। और इंशाल्लाह हम हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बहुत कदावर शख्सियत हैं और सुलझे हुए सियासतदान और सुलझे हुए आलिम हैं। तो वो इस्लामी तौर पे भी शरियन भी समझते हैं और फिर सियासी तौर पे भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इस मुल्क के लिए क्या होना चाहिए। और वो वेल विशर है, कभी उसने इस मुल्क की बदखाई नहीं की बल्कि खैरखाई कर। तो मैं आपको पेशन गोई कर रहा हूँ, मेरे ख्वाब बड़े होते हैं, पक्के पक्के होते हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह मौलाना ठीक साहब है, हमारे साथ होंगे। ठीक है, चलें सही हो गया है। बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुर्रहमान खिदरान साहब आपका, जुल्फ़िकार अली वज़ीर साहब आपका, हद अली शाह साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हो चुका है। हम चाहते थे एमकेएम का भी मौक़िफ़ लेना, लेकिन आज हमने कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन एमकेएम से हमारा रब्ता नहीं हुआ कि उनका भी मौक़िफ़ लेते। जो ज़राए हमें चीज़ें बता रहे हैं, हम चाहते थे कि उसकी वजाहत या फिर मुखालफत जो भी है वो उनके मुँह से ही सुन ली जाती, लेकिन उनसे रब्ता करने की कोशिश भी की लेकिन नहीं हो सका। तो इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।